हेलो स्टूडेंट, मैं एसजे कोचिंग की तरफ से लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बात करेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम यहाँ बताएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में फायदे होंगे। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि समानांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले हम लिखते हैं समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुक्रम को समझते हैं, यानी सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस क्या है? जैसे सीक्वेंस संख्याओं की वैसी सजावट है जिसमें आने वाली संख्याओं को हम आसानी से बता सकते हैं, तो सीक्वेंस कहते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का यानी नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं या अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2, 4, 6 डॉट। इसके आगे आप खुद से सोचिए कि आप बता सकते हैं कि 2, 4, 6 के आगे क्या होता है? 8 होगा, 10 होगा, क्योंकि एक संख्याओं की सजावट है, क्योंकि एक रूट को फॉलो कर रही है। 2, 4, 6 यहाँ दो का गैप है, तो हम समझते हैं कि 2, 4, 6 है, तो उसके बाद 8 होगा, नेक्स्ट 10 होगा, 12 होगा, इस तरह संख्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार का हमने लिखा 1, 5, 10, 15 डॉलर, तो ये भी संख्याओं की एक सजावट है। इस आने वाली संख्याओं को बहुत आसानी से बता सकते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो ये एक तरह से सीक्वेंस है, अनुक्रम। इसी के अंतर्गत हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं, प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर जो श्रेणी है एक अनुक्रम ही है, मतलब सीक्वेंस है। और ये कैसा सीक्वेंस है? तो ये सीक्वेंस है कि इसको अगर परिभाषित करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा अनुक्रम या वैसा सीक्वेंस जिसको एक विशेष नियम के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें किसी पद और उसके पहले वाले पद के बीच का अंतर जो है समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी अंतर जो है समान हो, इसमें जितने भी पद होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, उनके बीच का अंतर समान होता है। और ठीक जो पद हम लेते हैं, ठीक उसके पिछले वाले पद को लेते हैं और उसके अंतर को निकालते हैं, उसे समांतर श्रेणी। अब ये जो अंतर है, जो हर जगह एपी में समान होता है, समांतर श्रेणी में समान होता है, उस अंतर को सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है।
इसे डी से सूचित करें। अगर एपी का एग्जाम्पल लें हम कोई, जैसे एपी में 1, 5, 10, 50 डॉलर डॉलर, मान लीजिए कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल है। इसका मतलब है ये जो जितने इसको ये जो 1, 5, 10, 15 या 50 की जो संख्याएं में जो नंबर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, और इंग्लिश में समझे इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। इसको कहते हैं थर्ड टर्म। इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। चूंकि पद को इंग्लिश में टर्म लिखते हैं, चूंकि पद को इंग्लिश में टर्म लिखते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म को या टर्म को टी से भी सूचित किया जाता है, टी से भी सूचित करते हैं। ठीक है ना? इसलिए हम अगर बुक की तरफ से ध्यान दें या बुक में देखें तो जो टर्म होते हैं इसको बुक लिखता है कि T1, T2, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, यानी फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3। या यूं कहें कि बहुत सारे बुक में इसको A1, A2, A3 से डिनोट किया गया है, सूचित किया गया है ना? यानी कि अनुक्रम के जो पद होते हैं उनको दो तरीके से हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। पहला कि हम लोग T1, T2, T3 लिख दें, या A1, A2, A3 डॉट डॉट करके AM तक लिख दें। यानी जितने पद होंगे उसको A1, A2, A3 से भी डिनोट किया जा सकता है, या T1, T2, T3 से भी डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब बात आई कि T1, T2, T3 जो ये टर्म होते हैं उसे कहते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, करते क्या है कि इसके किसी भी एक टर्म को लेते हैं और ठीक इसके पिछले वाले टर्म यानी प्रीवियस टर्म को लेते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को लेते हैं और चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे T1 का वैल्यू 1 है और T2 का वैल्यू यहाँ पे 5, T3 का वैल्यू 10। इस तरह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सभी जगह का अंतर सेम है कि नहीं। उसके लिए लिखेंगे क्या, T2 लेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार अगर जब हम T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, तो चेक कर लेते हैं। 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या है, 15 में से 10 को घटाए तो क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमने देखा ये 4 और 5 है, यानी T1, T2 माइनस T1 बराबर यानी नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, यानी जो बराबर नहीं है तो वो एपी में नहीं हो। अगर यहीं पे 1 है, मान लीजिए 5 रहता, 10 रहता, 15 रहता, मान लीजिए 1 है, 5 है, फिर 9 रहता, मान लीजिए 1 है, 5 है, 9 है, मान लीजिए 13 है, और तब चेक करें तो क्या होगा, इसको चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो करेंगे क्या, फिर वही T2 का वैल्यू 1 है, T2 का T1 का वैल्यू 1 है, T2 का वैल्यू 5 है, T3 का वैल्यू 9 है। यहाँ पर चेक करेंगे T2 माइनस T करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 आए, और फिर T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 5 गया तो 4 आया। हमने देखा कि T2 माइनस T1 इक्वल हो गया T3 माइनस T2। तो ये जो वैल्यू है ये आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सीक्वेंस है, यह जो अनुक्रम है वो एपी में कहलाएगा, क्योंकि सभी जगह का अंतर सेम है। जो अंतर सेम होता है उसको शार्प अंतर कहते हैं। ये नंबरों के बीच का जो अंतर होता है वो शार्प अंतर कहलाता है। शार्प अंतर को शार्प अंतर कॉमन डिफरेंस
शार्प अंतर को कॉमन डिफरेंस लिखते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित करते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं। यानी एपी के जो जब हम समझ जाते हैं कि कोई अनुक्रम या कोई सीक्वेंस, अगर अनुक्रम या सीक्वेंस कोई एपी में है यानी कि सभी जगह का अंतर सेम है, तब उसे हम अनुक्रम कहते हैं। तो हम वहां पे जो सभी जगह का अंतर होता है यानी सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्व अंतर कहते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं और इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एपी की जो प्रथम पद होता है, एपी का जो प्रथम पद होता है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसको ए से भी डिनोट किया जाता है और ए बराबर टी1 होता है। यानी पहले टर्म को जब क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं और इसको टी1 कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि ईपी में अगर कोई क्वेश्चन दिया है, कोई प्रश्न है, कोई अनुक्रम है, कोई सीक्वेंस है, अगर एपी में है, मान लीजिए उसमें आने वाले जितने भी पद होते हैं हम उसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर पहले तो इसको समझ लेते हैं कि एपी के पहला पद को यानी इसको अगर व्यापक रूप से समझें, तो एपी का पहला पद ए होगा, फिर दूसरा क्या होगा ए प्लस जी होगा, तीसरा सेकंड नंबर क्या होगा, तीसरा ए प्लस डी, डबल ए प्लस एन डी होगा, है ना। ये लास्ट में क्या आएगा, लास्ट मान लीजिए ऐसे करते चले जाए तो एल आएगा, एन टाइम्स की तो इस तरह से टर्म आएगा। तो बात समझ में आई। अगर q1 को हम ए कह रहे हैं, q2 को a प्लस जी कह रहे हैं, q3 को a प्लस जी कह रहे हैं, तो इस बात समझ में आई एपी का एनवा पद यानी इंग्लिश में लिखे तो एन टर्म ऑफ एपी होता है, जिसको हम लोग टीएम कहते हैं, होता है a प्लस n माइनस 1 और यही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 यही फॉर्मूला है जिससे हम अभिष्ट पद यानी जिसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका 10वां पद कौन होगा, 5वां पद कौन होगा, तो वहां इनका वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए ध्यान दें तो उदाहरण में हम ध्यान दें, लिखा है मान लीजिए 4 7 10 13 दो से लिखा है 20वां पद निकालें, 20वां पद निकालें यानी 20वां पद क्या होगा उसको निकालें। हम करें क्या, यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए का जो वैल्यू है वो 4 है, डी निकालेंगे यानी शार्प अंतर निकालते हैं जिसे टी कहते हैं, होता है t2 माइनस t1 बराबर 7 में से माइनस 3, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है और डी का वैल्यू क्या है 3 है, डी का वैल्यू क्या है 3। अब हमें निकालना है 20वां पद, लिखेंगे माना कि 20वां पद, ये ऐसे कर देते हैं n बराबर 20 लिखेंगे, सूत्र से n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, इसलिए t20 ए का वैल्यू देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 4 है, लिखेंगे 4 प्लस 20 माइनस 1 और कितने का गैप है तो 7, लिखेंगे 4 प्लस 19 इंटू 7 और 4 प्लस 9 7 होता है 133, 137 यही आंसर होगा और यही एपी का 20वां पद होगा 137। मान लीजिए जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है Tn = a प्लस n माइनस 1 यानी
इसमें क्या है, ए है, एन है, डी लिख सकते हैं, जहां ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट नहीं, यानी कि प्रथम पद। एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। डी क्या है, डी क्या है, तो डी जो है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसके चार अंतर कहते हैं। टीएन क्या है, तो nth टर्म ऑफ एपी है, यानी एपी का एनवा पद है। अगर इस फॉर्मूले पे ध्यान दें, एपी का जो फॉर्मूला है वो होता है टीएन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1, जहां पर टीएन एपी का या उसे लास्ट टर्म भी कहा जाता है, तब या ए को प्रथम पद कहते हैं। इन नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है उसको निकालना होता है या लिखना होता है, और डी को कॉमन डिफरेंस ये सार अंतर कहते हैं। अगर इसमें से टीएन ए एन माइनस 1 यहाँ जो चार टर्म है 1 2 3 4, अगर इसमें से 3 दिया रहे, मान लीजिए ए दिया रहे, एन दिया रहे, डी दिया रहे, तो हम लोग टीएन निकाल सकते हैं। मैं यूं कहें कि 3 दिया रहे, एक को निकाल सकते हैं। अब बात आई कि टीएन को कभी कभी जो टीएन होता है, नोट करके लिख देते हैं, टीएन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कभी कभी टीएन को एल में लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कभी कभी इसको एन में लिखा जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म अंतिम पद दिया रहे तो ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एल दिया रहेगा तो हो सकता है ये पूछे, चाहे एन पूछे या डी पूछे, तो विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला वी सॉल्व द क्वेश्चन और रिक्वायर्ड आंसर। सो प्लीज लर्न दिस फार्मूला। समांतर यानी अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसे सीरीज भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीरीज भी कहते हैं। सीरीज कब कहते हैं, सीरीज जब एपी, मान लीजिए एपी दिया रहे जैसे 4 5 6 7, तो अगर इसमें हम प्लस का साइन ऐड कर दें, जैसे 4 + 5 + 6 + 7 8, यही अर्थमेटिक सीरीज हो जाता है। अर्थमेटिक सीरीज का यानी अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन दिया रहे, जो कि समांतर श्रेणी दिया रहे, तो समांतर श्रेणी उसको करने के लिए सिर्फ प्लस लगा देंगे तो वही अभिष्ट श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी कहलाती है। मान लीजिए कि आप प्रश्न बना रहे हैं और प्रश्न जो है इस प्रकार हो कि लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो है परिभाषित करके अगर प्रश्न दिया रहे मान लीजिए और कहे कि फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करें या प्रथम 3 पद निकालो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू रख देंगे 1 2 3 और उस वैल्यू को निकाल देंगे। जैसे समझते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल 1 2 8 1 2 3 रखने, इसलिए लिखेंगे t1 का वैल्यू 3, यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे और +1 लिख देंगे, 3 1 3 और +1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार लिखेंगे t2 इक्वल 3 × 2 +1, 3 × 6 +1 क्या हो जाएगा 7। इसी तरह t3 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 3
और प्लस 1 यानी 3 3 9 और 9 प्लस 1 यानी कि ये AP हुआ और 4 7 10 तो ये है कि अगर पहले से क्वेश्चन में परिभाषित है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, उसमें एक्सरसाइज 5.1 में ये पहला प्रश्न है, लिखा है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों को प्रथम 3 पदों को लिखिए। प्रथम 3 पदों को लिखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप इसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको हम बता देते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है जो फर्स्ट का ही सेकंड नंबर है, इसको हम बना देते हैं। फर्स्ट का सेकंड नंबर Tn इक्वल दिया है 2 का पावर n, Tn इक्वल दिया है 2 का पावर n। हम करेंगे क्या, इसमें भी प्रथम 3 पद निकालना है, यानी फर्स्ट 3 टर्म इसमें भी रिक्वायर्ड है निकालना। करेंगे क्या, लिखेंगे इसको, मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में n बराबर 1 2 और 3 रखने पर अब इसमें करेंगे क्या कि ये जो Tn इक्वल टू का पावर n जो दिया है, इसमें n की जगह पे 1 2 3 रखेंगे। कैसे रखेंगे देखिए, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ n है तो यहाँ पे पहला ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम पद T1 बराबर 2 का पावर 1 है ना, जहाँ Tn है वहां रखेंगे 2 का पावर 1 का मतलब होता है कि 2 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 ही हो। इसी प्रकार हम द्वितीय पद निकाले यानी सेकंड टर्म निकाले तो हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह तृतीय पद निकाले यानी थर्ड टर्म निकाले t3 हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट 3 पर 2 4 8 2 क्या होगा 8 5.1 का क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, प्रश्न दिया है आप देख सकते हैं। आपको जहाँ दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके वो करके आप उसको समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर केसी सिन्हा का देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित अनुक्रमों जिनकी इनों पर दिए गए हैं कि कुछ पूछे गए इंडिकेटेड पदों को ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन दिया है 2 का फर्स्ट Tn इक्वल n स्क्वायर n प्लस 1 और यहाँ पे इंडिकेट क्या दिया है क्या फाइंड करें। करेंगे क्या कि मतलब पहला पद पूछा और दूसरा पद, इसको जब हल करेंगे मतलब बनाएंगे तो लिखेंगे Tn बराबर n स्क्वायर n प्लस 1/3 और इसको मानेंगे। अब n की जगह पे पहला टर्म दूसरा टर्म निकालना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में n बराबर 1 तथा 2 रखने पर, अब जैसे ही यहाँ पर रखेंगे T1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1 होता है 2 यानी 2/3 यानी पहला पद जो है देख सकते हैं T1 का जो वैल्यू है लेकिन इसी प्रकार T2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/3 यानी 2 का 4 और 2 1 क्या होगा 3/3 3 का बराबर यानी T2 का वैल्यू हो गया 4 यानी T1 का वैल्यू हुआ 2/3 और T2 का वैल्यू हुआ 2/4। बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। आप एक्सरसाइज बनाएं, क्वेश्चन बनाएं। एक्सरसाइज किसी से ना 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, आप देख रहे हैं।
आप इसको रोक करके बना सकते हैं इसको। आगे है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है कि निम्नलिखित उपकरणों के आगामी 3 पदों को लिखिए। केसीसी नाम का बुक है, एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपकरणों के आगामी 3 पदों को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है उसमें आने वाले 3 पद को लिखना है। जैसे मान लीजिए T2 दिया है, क्वेश्चन में ही T2 का वैल्यू 2 दे दिया है, कॉमा देके लिखा है Tn इक्वल Tn-1 और +1 और शर्त है कि n का वैल्यू 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा और आने वाले 3 पद के लिए देखिए कैसे बना। इसमें करना क्या है कि आने वाले 3 पद लिखना, यानी T2 का वैल्यू 2 दिया है, यानी T2 का वैल्यू क्या दिया है, T2 का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। T2 का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। Tn इक्वल Tn-1 दिया है और जब बनाएंगे यानी T2 के बाद T3, T4, T5 हमें निकालना है, तो देखेंगे कि Tn इक्वल Tn-1 + 1 समीकरण फर्स्ट में n बराबर 3, 4 तथा 5 रखने पर, है ना। अब लिखेंगे, जाएंगे समीकरण फर्स्ट लिखेंगे T3 और यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे, T3 - 1 और +1 यहाँ आएगा T2 + 1, T2 + 1, तो T2 का वैल्यू क्या है, 2 + 1 बराबर क्या होगा, इसी प्रकार T4 निकालेंगे तो T4 - 1 + 1, इस फॉर्मूले में अगर 4 - 1 + 1 4 में 7 हो जाता है, T3 - 1, T3 का वैल्यू क्या है, 3 + 1, 3 + 1 क्या होगा, T4 का वैल्यू 4 है, T3 का वैल्यू 3 है और T2 जो है दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें T5 - 1 + 1 बराबर T4 - 1, अभी T4 आएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 + 1 बराबर क्या है, 5। इस तरह का हमने देखा डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, T2 का वैल्यू 2 दिया हुआ था और कॉमा देकर लिखा है Tn इक्वल Tn-1 + 1 और शर्त रखा है n का मान जो है 3 से बड़ा या 3 के बराबर रखना है और आने वाला 3 पद निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया कि Tn इक्वल Tn-1 + 1 को समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसमें n का मान आने यानी T2 दिया था तो क्या है 3, 4, 5 3 को रख लिया और फिर उसका वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। T3 देखा, T3 में से -1 + 1 लिखा, T3 में से -1 घटा कर T2 है, T2 का वैल्यू ऊपर ही दिया हुआ था तो उसको लिखकर 1 को जोड़ दिया और 3 आ गया। इसी प्रकार T4 - 1 + 1, T4 में से 1 गया, T3 - 1 तो 3 + 1 4 है, T5 - 1 T4 - 1 4 + 1 5। इस तरह से इस प्रश्न का क्वेश्चन बन गया। आप घर पे अपने ट्राई करें, बनाएं, देखें, नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर है। 4 में कहता है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए और सार बनता है डी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए का मान 1 हो, डी का मान भी 1 हो, तो प्रथम 4 पद निकाले। प्रथम 4 पद
हम जानते हैं कि एपी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होते हैं। एपी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं? तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होते हैं। प्रथम 4 पद निकाला है। प्रथम पद को T1 भी कहते हैं। प्रथम पद T1 बराबर A बराबर तो 1, द्वितीय पद दूसरा पद T2 बराबर A प्लस डी होता है। तो A का मान देखिए क्या दिया है 1, D का मान देखिए क्या दिया है 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 है। इसी प्रकार तृतीय पद यानी तीसरा पद का वैल्यू क्या आएगा? तो A प्लस 2D, फिर A का वैल्यू 1, 2 रखिए 1 से मल्टीप्लाई 2 into 2 प्लस 3 हो गया। इसीलिए चतुर्थ पद या चौथा टर्म क्या होगा? A प्लस 3, A प्लस 3 into 1, 3 into 3 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने देखा जो अभिष्ट पद हैं वो है 1, 2, 3 तथा 4 है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो प्रथम 4 पर जब भी निकालना जीवन चार में क्वेश्चन नंबर 4 में ही दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 0 है। तो आप समझिए जब अंतर 0 का है तो प्रथम पद 3 हो, अंतर तो है ही नहीं, तो दूसरा पद भी 3 होगा, तीसरा पद भी 3 होगा, चौथा पद भी 3 होगा। तो इसका आंसर ए प्लस डी करेंगे तो रखेंगे तो फिर 3 होगा, फिर यहाँ भी 3 होगा, फिर यहाँ भी 3 होगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 4 में तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है ए का वैल्यू 10 दिया है और डी का भी वैल्यू ए ही दिया है, दोनों का वैल्यू 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर का प्रश्न है। ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 10 दिया है। हम जानते हैं कि यदि के प्रथम 4 पद क्या होते हैं? पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होता है। प्रथम पद को T1 भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो प्रथम पद ए का वैल्यू तो दिया ही है 10, 10 हो गया इससे। दूसरा पद क्या है? इसके बीच का अंतर 10 का है, 10 प्लस 10 ए प्लस डी, तो 10, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू क्या है? 10 बराबर है और 10 प्लस 10 बराबर 10 गुना 20, 10 क्या होता है? 20 होगा। इसी तरह ए प्लस तो 10 और प्लस 3 गुना 10 बराबर 40 होगा। तथा अभिष्ट पद 10, 20, 30 तथा 40 मैंने देखा कि अगर आपके पास ए का वैल्यू पता हो, डी का वैल्यू पता हो तो आप बहुत आसानी से उसका मतलब रिक्वायर्ड जो टर्म्स होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा निकाल कर ए और डी पता हो तो आप समूह पद भी निकाल सकते हैं, 100 नंबर का पद भी निकाल सकते हैं। तो आप डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से आप जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बनाइए और जहां दिक्कत हो वहां पे आप पूछ सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके बना दें। क्वेश्चन नंबर 5 है डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक है। लिखते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार बनकर लिखें। यानी कुछ एपी दिया है, उसके प्रथम पद और सार बनकर लिखना है। ये तो कंफर्म है कि एपी में है। उसका पहला प्रश्न है 6, 3, 0, -3 डॉलर डॉलर। दूसरा है सेकंड नंबर है -3.1, -3.0, -2.9, -2. बहुत आसान है क्योंकि ये एपी में है, ये प्रश्न ही कह रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं डॉक्टर केसी सिन्हा साहब ने लिखा है। जब हम बनाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे
कि प्रथम पद द्वितीय है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए का मान तो पहला ही हो जाएगा 6 और शार्प अंतर किसे कहते हैं? तो शार्प अंतर का मतलब होता है टी, इसका मतलब होता है टी2 माइनस टी1। तो यहाँ दूसरा पद 3 है और पहला पद 6 है, तो 6 में से 3 माइनस 3 है। ठीक उसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म जो है ए है -3.2 और शार्प अंतर डी है टी2 माइनस टी1 बराबर -3.0 माइनस 3.0 माइनस जब घटाएंगे -3.0 में 3.1 0.0 वो भी माइनस, यानी जो हमने क्वेश्चन बनाया इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल शार्प अंतर और प्रथम पद ही पूछ रहा था, इसलिए बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। आप बना सकते हैं, बनाएंगे समझ में आएगा, मन भी लगता है। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है, यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हैं तो इनका सार मंत्र ज्ञात करें और आगामी 3 पदों को लिखें। यानी कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, अगर आपके पास बुक है तो लेकर के देखें, उसको पढ़ें और समझें। उसमें लिखा गया है जो सीक्वेंस दिया गया है उसको देखना है, जो संख्या दी है उसको चेक करना है कि एपी में है। अगर एपी में है तो ये चेक कैसे करेंगे कि एपी में है? करेंगे क्या, जो टर्म दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं उसमें क्या करेंगे, T1 T2 T3 वैल्यू को आप तो पहचानते हैं, पहले को T1 दूसरा को T2 तीसरा को T2। करेंगे क्या कि T2 माइनस T1 एक जगह कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर T3 माइनस T2 करेंगे, मन करे तो 1 निकाल सकते हैं और इसको कंपेयर करेंगे। यदि T1 माइनस T2 सॉरी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 की वैल्यू अगर बराबर आए तो लिखेंगे स्पष्टता ये यूपी में, और तब आने वाला जो 3 पद होगा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आने वाला जो 3 पद होगा उसको लिख देंगे और वही आंसर होगा। जैसे हम बोल लेते हैं 1 -1 -3 -5, यहाँ T1 का वैल्यू 1 है, T2 का वैल्यू -1 है, T3 का वैल्यू -3 और T4 का वैल्यू -5 है। T2 माइनस T1 करेंगे, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखें, T2 माइनस T1 करेंगे यानी -1 में से 1 को घटाएंगे तो -1 और फिर -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी एडिशन का प्रोसेस होने लगेगा यहाँ पे, तो -2 होगा, यानी डिफरेंस यहाँ T2 माइनस T1 का वैल्यू -2। फिर T3 में से T2 को घटाएंगे यानी -3 में से -1 को घटाएंगे तो -3 माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में -1 लिखेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो -2 आएगा। इसका स्पष्ट है कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर इसकी वैल्यू है। हम कह सकते हैं कि एपी, और जब ये एपी में है तब खुद देखिए क्वेश्चन को 1 है उसके बाद -2 को घटाया है, फिर -3 हुआ है, फिर -5 है, तो ठीक उसके बाद -7 होगा, -9 होगा, -11 होगा, इस तरह से आंसर आएगा। तो इस प्रश्न को भी आप बना सकते हैं, जब भी बनाएंगे कि एपी में है नहीं तो सबसे पहले T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 निकालेंगे, बराबर होगा तो ठीक है, मान लीजिए आपने निकाला T3 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस और ये आपस में बराबर हो गया तो ईपी है, बराबर हो गया, देखिए मंथ की बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, और यह ईपी में इट इज नॉट एंड और ये ईपी में नहीं है, जो वैल्यू के बराबर है। इस तरह से आप सही प्रश्न को बना सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार 7 है, लिखा है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन ईपी है। पहला प्रश्न है 7 का 1, लिखा है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जो प्रारंभिक वेतन 8,000 रुपये था तब वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपये है। यानी कि अगर किसी टीचर को जो पेमेंट मिलता है 8,000 रुपये मिलता है और हर साल 500 रुपये, यानी पहले साल में 8,000 रुपये कराता है, दूसरे साल में 8,500 यानी 8500 हो जाता है, तीसरे साल में 9,000 हो जाता है, चौथे साल में 9500, यानी 500 ऐड होते जाता है प्रत्येक वर्ष। तो अब जाहिर सी बात है कि सभी जो काउंटर पर 500 रुपये का है, एपी में होगा ही होगा, चूंकि 500 रुपये का अंतर है। और हम जानते हैं एपी किसे कहते हैं, एपी उसे कहते हैं जब ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद के बीच का अंतर बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि 500 का अंतर है, होगा ही होगा। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी भाड़ा, जो प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपये और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है। अब कुछ समझिए, स्टार्टिंग में 15 रुपये देना है, आगे 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये ऐड होता है, 15 8 23, फिर आगे आप जाते हैं तो
23,831 होता है और फिर जाते हैं तो 39 होता है, फिर जाते हैं तो 47 होता है। तो ये भी एपी में है, क्योंकि बीच का जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंसेस करते हैं, वो स्पीड का ही है। इस तरह से ये भी आप इसको बनाएंगे, चेक करेंगे, जहाँ पे अंतर सेम है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T। तो चलो जो D होता है, D निकालने का फॉर्मूला नहीं होगा, TA माइनस T1 माइनस T। आप निकालेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T। और भी कई जगह से गैप का अंतर निकाल लेंगे, जब अंतर इक्वल आएगा तो समझ जाएंगे, यानी कॉमन डिफरेंसेस अगर T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T के बराबर आएगा तब समझिए कि वो एपी में है। और एपी में जब आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 इसको यही देखना है कि कैसे एपी में है, या इस तरह से बनाएं। इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 डॉक्टर केसी से हमने टोटल क्वेश्चन बता दिया। अब आपकी समझदारी, आप क्वेश्चन को बनाएं। आप एक स्टूडेंट है, मेहनत करें, रेगुलर मेहनत करें, चाहे लॉकडाउन हो, कोविड-19 का सिचुएशन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम, घर पे पढ़ने से आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस महामारी में और इस जो समस्याएं ये जो चल रही है, सभी लोग के लिए समस्याएं, खासकर हमारे स्टूडेंट लोग के लिए, विद्यार्थी लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो घर पे बैठे बैठे पढ़ने का तो बहुत सारा आजकल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, फोन है, लैपटॉप है, नेट पे जाए, यूट्यूब पे जाए, और तो बहुत सारे टीचर ने, बहुत सारे बेहतर टीचर ने वीडियो बना के डाला, उसको पढ़े समझे और अच्छा लगे तो शेयर भी करें और मन लगा के पढ़ें। पढ़ाई ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसा चीज है, धन दौलत सोना चांदी में अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि सोना चोरी हो जाए, लेकिन पढ़ाई पे अगर पैसे खर्च करते हैं तो वो कोई चुरा नहीं सकता, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, ज्ञान की चोरी कोई नहीं ले सकता। आप सोना खरीद के, धन दौलत घर द्वार खरीद के चलते हैं, घर की हो सकता है कोई दूसरा ले सकता है, अगर आप